नमस्कार दोस्तों, डिप्लोमा मैथ मस्ती में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग मैकेनिक्स स्टार्ट कर दिए हैं। आज आपका क्या है, दूसरा लेक्चर है। अप्लाइड मैकेनिक्स का आपका दूसरा लेक्चर है। तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके थे। फर्स्ट लेक्चर कल इसका हुआ था। अगर आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है, ठीक है, लेक्चर नंबर जो फर्स्ट है, अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अप्लाइड मैकेनिक्स नाम के प्लेलिस्ट है, उसमें सभी वीडियो इसमें अपलोड होंगे, ठीक है। तो उसका आज इसका क्या है, आज लेक्चर नंबर 2 है। इसका लेक्चर नंबर 2 आज हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन है उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और इसका जो पीडीएफ है आपको पीडीएफ इसका आपको पीडीएफ टेलीग्राम में चैनल पर क्या होगा, अपलोड हो जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो जाएगा। इसका पीडीएफ आप लोग वहाँ से जाकर इसको नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल आपको पता ही होगा, डिप्लोमा मैथ मस्ती है जो इस चैनल का नाम है। लिंक भी उसका भी डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, ठीक है। और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर आप क्लास कितने बजे लगाते हैं, और तो कमेंट कर बोल रहे थे, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, देखिए वीडियो देख लेते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो एक अच्छी बात नहीं है, ठीक है। आपके लिए इतना कंटेंट दे रहे हैं, नोट्स दे रहे हैं अच्छे, और आपके ही डिमांड पर मैकेनिक्स का क्लास लगाया गया है, ठीक है। तो आप इसको भी देख लीजिए, ठीक है। और अप्लाइड मैथमेटिक्स वाले क्लास में जरूर आइए। अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड का हम लोग चैप्टर नंबर 2 पर पहुंच गए हैं। चैप्टर नंबर कितने पे? चैप्टर नंबर 2 पर पहुंचने ही वाले हैं, ठीक है। तो आज हम लोग इसका सेकंड वीडियो है, उसमें कहाँ से हम लोग राजपथ तक आ गए थे, कौन कौन से ना। ये पीडीएफ आपको लेना होगा तो टेलीग्राम से आप जुड़ जाइएगा, ठीक है। टेलीग्राम पे आपको मिलेगा पीडीएफ। हाँ, तो हम लोग आ गए थे, राज तक आ गए थे। भौतिक राशियाँ, यानी राशियाँ क्या होती है, ठीक है। यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके थे, यानी हम लोग पढ़ चुके थे राशि क्या होती है, ठीक है। राशि क्या होती है ये जान चुके थे। और राशियाँ कितने प्रकार की होती है अब यहाँ से हमको पढ़ना है, ठीक है। तो राशि क्या होती है उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। राशि क्या होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, किसी वस्तु की मात्रा के परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड, किसी वस्तु की मात्रा के मैग्नीट्यूड की जानकारी देने वाली संख्या को राशि कहते हैं। राशि यानी मैग्नीट्यूड क्या होता है, परिमाण क्या होता है। जैसे मान लीजिए केजी आपका क्या है, एक मात्रा की यूनिट, मतलब कितना केजी। जैसे आप चीनी खरीदते हैं तो 10 केजी, तो 10 आपका क्या है, एक परिमाण है। 10 ये आपका क्या है, एक परिमाण है, यानी कि मैग्नीट्यूड है। तो ये आपकी क्या होगी, क्वांटिटी होगी, यानी कि राशि होगी, ठीक है। तो ये आपकी क्या होगी, राशि होगी, भौतिक राशि होगी, ठीक है। अब भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती है इसको भी जान लेते हैं। भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती है, 2 भागों में बांटा गया है। भौतिक राशियों को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो पहला आपका जो होता है, एक होता है अदिश राशि होता है, स्केलर क्वांटिटीज, और एक होता है सदिश राशि होता है, वेक्टर क्वांटिटीज। तो क्या होता है आपका स्केलर क्वांटिटीज क्या होता है और वेक्टर क्या क्वांटिटीज क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आप जानिए कि स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है। स्केलर क्वांटिटीज यानी कि हम अदिश राशियाँ क्या होती हैं। तो जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए, यानी जो भी राशि है जिसको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण यानी कि केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, ठीक है। यानी कि जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए आपको क्या है, जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल क्या है, परिमाण यानी मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उसे हम बोलते हैं अदिश राशियाँ। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे 5 लीटर दूध, तो इसमें क्या है, जैसे 5 लीटर दूध बोले तो 5 क्या है, इसका सिर्फ क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है। 5 क्या है, आपका मैग्नीट्यूड है, यानी कि परिमाण है, ठीक है। परिमाण है, ठीक है, मैग्नीट्यूड है। तो इसमें क्या सिर्फ क्या आपको खाली परिमाण व्यक्त हो रहा है, खाली परिमाण इसमें है, तो इसलिए इसको बोलते हैं अदिश राशियाँ। और जैसे हो गया 2 मीटर कपड़ा हो गया, तो जैसे 2 मीटर हो गया, ठीक है। 1 किलो आलू हो गया, जैसे ETC, मतलब इस तरह से जो भी है, तो इसमें क्या है, सब परिमाण है, खाली कि इसमें मैग्नीट्यूड है, तो उसको हम बोलते हैं अदिश राशियाँ, ठीक है। अब सदिश राशियाँ क्या होती हैं, सदिश राशियाँ क्या होती है इसको जानेंगे। तो सदिश राशियाँ वो होती है, उसको जान लीजिए, जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए, सदिश राशि क्या होती है, जिन यानी वेक्टर क्वांटिटीज। तो जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशियाँ यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती हैं। अब समझिएगा, जो मेरा सदिश राशि है यानी वेक्टर क्वांटिटीज है, इसमें क्या है, दिशा और परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड, यानी डायरेक्शन भी होगा और मैग्नीट्यूड होगा, दोनों होगा, उसको बोलते हैं क्या, सदिश राशियाँ। जैसे जैसे यहाँ पर क्या है, सदिश राशियाँ में क्या है, बल हो गया, जैसे यहाँ पर क्या हो गया, बल हो गया, ठीक है। वेग हो गया, त्वरण हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या है, बल मतलब क्या है, जैसे कोई फोर्स लगे, जैसे 10 न्यूटन का फोर्स लगा, तो 10 न्यूटन का फोर्स, 10 क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो 10 है आपका, ये तो मैग्नीट्यूड है, ये क्या है आपका मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण है। और क्या है, 10 न्यूटन। तो आप किसी भी वस्तु, जैसे कोई वस्तु है, तो इस पे फोर्स कैसे लगाएंगे, या तो इस साइड से लगाइए, या तो इस साइड से लगाइए, या तो इस साइड से, या तो ऊपर से लगाइए, तो
इस साइड से लगाइए। तो कोई एक दिशा है ना आपका, अगर आप इस दिशा से लगा रहे हैं, अगर आप इस दिशा से लगा रहे हैं तो ये एक पार्टिकुलर दिशा हुआ। तो इस दिशा, तो इसमें क्या है, दिशा भी है। तो बल इसके यानी ये जो एफ है इस दिशा से दिशा हो रहा है, तो दिशा भी इसमें है और क्या है, तो वेग भी है। तो वेग भी, वेग हो गया, ये सभी क्या है, सदिश राशि। इसमें दिशा भी होती है और परिमाण दोनों होती हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? एक बार कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्लियर है या नहीं है। ठीक है, आप लोगों को नोट्स भी मिल जाएगा, आप लोग नोट्स या तो प्रिंट करवाइए या तो लिख लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका सदिश राशि, एक अदिश राशि, समझ में आया? अब आपको पता, अब अगला जो आपका छोटा सा परिभाषा है फोर्स, यानी कि बल। बल क्या होता है आपका? तो बल हुआ है खिंचाव, यानी ये बल हुआ है खिंचाव व धक्का है। यानी बल क्या है, बल हुआ धक्का व खिंचाव जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है। ठीक है, या करने का प्रयास करता है, या करने का प्रयास करता है। तो बल क्या है, सिंपली भाषा में आपसे कोई पूछे बल क्या है तो आप क्या बोलेंगे, बल कहेंगे या ये बल एक क्या है, धक्का या खिंचाव है। बल क्या है, एक खिंचाव या धक्का है जो किसी वस्तु की स्थिति में क्या है, परिवर्तन कर दे या परिवर्तन करने का क्या है, प्रयास करे। जैसे कोई मान लीजिए ये पिंड है या कोई भी वस्तु है, तो इस पे बल लगाएंगे तो इसकी स्थिति चेंज हो जाएगी। या तो ये अगर आप सीधा बल लगाते हैं तो एक खसक कर क्या होगा, आगे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, या इसका रूप जो है, शेप क्या होगा, चेंज हो जाए। तो वही कह रहा है कि बल एक धक्का खिंचा है जो उसकी क्या है, स्थिति में परिवर्तन कर दे या करने का प्रयास करे, उसी को बल बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट आपका जो है स्पीड। स्पीड क्या है, चाल क्या होती है, बहुत सिंपल, कोई भी पूछ सकता है आपका क्या चाल क्या है। तो दूरी परिवर्तन की जो दर है, छोटे छोटे परिभाषाएं हैं, बस एक नंबर में आ जाएगी। ठीक है, तो दूरी परिवर्तन की जो परिवर्तन के समय दर को हम बोलते हैं चाल। ठीक है, तो दूरी अभी क्या है कि इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अभी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एग्जाम के पॉइंट अभी आएगा ही आएगा, उसको अभी आगे हम बताएंगे। ठीक है, तो वो आपको 5 नंबर में आता है। ठीक है, अगर आ जाएगा तो आपको 5 नंबर में आ जाएगा, नहीं तो 2 नंबर भी, मिनिमम 2 नंबर में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो वीडियो को इसकी मत कीजिए, बने रहिएगा। ठीक है, तो अभी आगे बहुत अच्छी अच्छी जी इसमें चीज़ें हैं, उसको बताते हैं। ठीक है, तो दूरी परिवर्तन की समय दर को चाल कहते हैं। ठीक है, तो दूरी परिवर्तन को समय दर को क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। तो चाल इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटे समय, ये आपका क्या है, स्पीड इक्वल टू होता है टाइम बटे डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, अब यही आपको कहें वेग क्या होता है, तो अब इसी में समझिएगा। अभी आप लोग समझेंगे कि दूरी जो है, चाल जो है और वेग एक ही है, बट यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ जो चाल है, चाल क्या है आपका, सदिश राशि है, और वेग क्या है, सॉरी, चाल जो क्या है, यहाँ चाल क्या है, अदिश राशि है। चाल क्या है, अदिश राशि है, लेकिन वेग क्या है, वेग यहाँ पर सदिश राशि है। वेग क्या है, यहाँ पर सदिश है, यानी वेग जो होता है वेक्टर क्वांटिटीज होती है। ठीक, डिफरेंस और भी कई डिफरेंसेस हैं। तो वेग क्या होता है, इसको जानिए। वेग मतलब वेलासिटी, तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी अथवा विस्थापन को वेग कहते हैं। ठीक है, यानी क्या हो कि एकांक समय में चली गई दूरी अथवा विस्थापन को हम वेग बोलते हैं। तो वेग इक्वल टू क्या होता है, विस्थापन बटे समय होता है। ठीक है, तो वेग का ही फार्मूला होगा, वेग इक्वल टू विस्थापन बटे समय। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ दूरी आया और विस्थापन है। तो दूरी आपका क्या है, दूरी जो है आपका अदिश राशि है, अदिश राशि है। ठीक है, और विस्थापन क्या है आपका, सदिश राशि है। ठीक है, सदिश राशि है। ठीक, इतना आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक, अब विस्थापन क्या होता है, इसको जान लेते हैं। आखिर आपको कोई वेग पूछा, आप बोलेंगे विस्थापन परिवर्तन के दर को हम बोलते हैं क्या, वेग बोलते हैं। तो वेग, तो विस्थापन क्या होता है, इसको भी जानना तो जरूरी है, इसको भी तो जानना जरूरी है। तो विस्थापन क्या होता है, तो किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति से, किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की न्यूनतम दूरी को हम बोलते हैं विस्थापन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसको आप समझिए, आपको समझ में नहीं आया होगा। जैसे कि किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति से, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ से चलना है, यहाँ से, और आपका कॉलेज क्या है, यहाँ तक है। ठीक है, यहाँ से कॉलेज है, आपका घर यहाँ पर है घर, और कॉलेज आपका क्या है, यहाँ तक है। तो आपको यहाँ तक जाना है, तो आपका घर के रास्ते क्या है, रास्ते इस तरह से होंगे, रास्ते इस तरह से होंगे। तो ये आप जो दूरी चल के यहाँ से यहाँ तक जो इस रास्ते से जाकर गए आप, तो ये क्या हो गया, दूरी हो गया। यानी यहाँ से यहाँ तक जितने दूरी गए, ये आपका दूरी हो गया। बट आपका विस्थापन क्या हो गया, तो विस्थापन मतलब यहाँ से आप यहीं तक तो गए हैं, तो ये जो सीधी रेखा इतने हैं, ये जो आपको होगी विस्थापन होगी, इनके बीच की दूरी होगी, सीधी दूरी जो होगी विस्थापन होगी। ठीक है, तो यही बोल रहा है।
न्यूनतम जो दूरी होगी इनके बीच की वही विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक, क्लियर है। अब आते हैं मात्रक क्या होता है। मात्रक में आते हैं तो मात्रक क्या होता है इसको जानते हैं। तो मात्रक है किसी भौतिक राशि को मापने के लिए जिन इकाइयों की आवश्यकता होती है उसी मात्रक कहते हैं। समझ में आया। देखिए कोई भी भौतिक राशि है, जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए जैसे आलू खरीद रहे हैं, पोटैटो खरीद रहे हैं या चीनी खरीद रहे हैं, तो उसमें किस में नापेंगे आप, किस में तौलेंगे उसको, तो आप कहेंगे किलो में तौलेंगे, केजी में तौलेंगे। तो केजी क्या है, केजी एक यूनिट है, मात्रक है। तो यही बोल रहा है कि कोई भी भौतिक राशि हो उसको क्या है मापने के लिए जिस भी इकाई की आवश्यकता आपको होती है उसी को बोलते हैं मात्रक बोलते हैं। ठीक, अब आते हैं मात्रक क्या होता है। मात्रक तो इतना समझ गए। अब मात्रक कितनी प्रकार की होती है इसको भी तो जानना जरूरी है। तो मात्रक कितने प्रकार की होती हैं। मात्रक आपकी दो प्रकार की होती है, एक आपका मूल मात्रक होता है और एक आपका क्या होता है व्युत्पन्न मात्रक होता है। तो एक मूल मात्रक और एक क्या होता है व्युत्पन्न मात्रक। तो मूल मात्रक को हम फंडामेंटल यूनिट्स भी बोलते हैं और व्युत्पन्न मात्रक को हम डिराइव यूनिट बोलते हैं। ठीक है, तो मूल मात्रक क्या होता है उसको जानिए। तो ये मात्रक जिन्हें हम किसी भी भौतिक राशि के मात्रक में नहीं बदला जा सकता उसे मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है, यानी कह रहा है मूल मात्रक वो मात्रक है जो किसी अन्य भौतिक राशि से नहीं बना है। ठीक है, या तो इसे किसी अन्य मात्रक में नहीं बदला जा सकता, उसी को बोलते हैं मूल मात्रक। फॉर एग्जाम्पल जैसे लंबाई हो गया, तो लंबाई को किस में नापेंगे, लंबाई को किस में मापेंगे आप, तो लंबाई को आप मीटर में मापेंगे। मीटर में, तो मीटर आपका क्या हो गया मूल मात्रक हो गया। ठीक है, द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान किस में नापेंगे, केजी में। तो केजी आपका क्या हुआ, केजी आपका भी किलोग्राम क्या है मूल मात्रक। समय को किस में नापेंगे, तो समय को किस में नापेंगे, तो समय को आप मापेंगे सेकंड में। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा मूल मात्रक हो गया। ठीक है, और व्युत्पन्न ये तो क्या है, ये जो लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, ये सब क्या है, ये राशि है। ये सब क्या है, राशि है। तो ये क्या हो गया, ये भौतिक राशि है। तो ये क्या है, फंडामेंटल क्या है, क्वांटिटीज है। और ये मूल मात्रक का है, तो मीटर सेकेंड केजी। मूल मात्रक कितने होते हैं, 7 होते हैं। मूल राशियाँ भी 7 होती हैं। ठीक है, तो अभी कौन कौन से होते हैं अभी आपको सब पूरा बताया जाएगा। ठीक है, तो उसको पूरा टेबल जो अच्छी तरह से आपको याद होगा अभी नीचे बनाया गया है, उसको जो स्किप मत कीजिएगा थोड़ा सा भी। ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। बहुत सारे लोग वीडियो देख ले रहे हैं और नोट्स भी पा जाए बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको तो इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। ठीक है, अब डेराइव यूनिट क्या होती है, व्युत्पन्न राशि क्या होती है। तो व्युत्पन्न मात्रा क्या होती है, तो ये मात्रा जो मूल मात्रकों की सहायता से ज्ञात किए जा सकते हैं, मूल मात्रकों की सहायता से ज्ञात किए जा सकते हैं। अब देखिए ये आपका क्या है, क्षेत्रफल आयतन क्या है, ये आपका क्या है, राशि है, व्युत्पन्न राशि है। अब व्युत्पन्न राशि इसको किस में नापेंगे, मीटर स्क्वायर में। मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर जो है वो लंबाई का मात्रक मीटर इंटू मीटर किए हैं तब ना मीटर स्क्वायर, यानी कि ये क्या है मूल मात्रक से ही बना है। आयतन क्या है, तो ये भी मूल मात्रक यानी मीटर का क्यू है इसका मात्रक होगा। तो ये मूल मात्रक से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया मूल मात्रक से। व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं, तो वे राशियाँ जो मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं। अब व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, वे मात्रक जो मूल मात्रक से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया व्युत्पन्न मात्रक। अब राशियाँ क्या होती है, जो सिस्टम होता है, यूनिट का सिस्टम है। तो सबसे पहले आप इसको देख लीजिए। सबसे पहले आप इसको जो मात्रक है, मूल मात्रक कितने होते हैं उसको जान लेते हैं, उसको व्युत्पन्न मूल मात्रक को जान लेते हैं। ठीक है, टेबल देख लेते हैं। तो आपका जो मूल मात्रक जो भौतिक राशि है, मूल राशियाँ जो हैं और उसके मात्रक क्या है, तो ये इंपॉर्टेंट है, कोई भी पूछ सकता है कहीं भी। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये जो मूल मात्रक है फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, तो फिजिकल जो भौतिक राशि हैं और उसके मात्रक हैं, तो कौन है, बोले थे 7 होते हैं। तो 7 कौन कौन से हैं, पहला लंबाई है। लंबाई भी किस में मापेंगे, मात्रक लंबाई क्या है, मीटर है। ठीक, दूसरा आपका मास है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान को किसको किलोग्राम में मापेंगे। ठीक, तीसरा जो है आपका समय है, समय को किस में मापेंगे, मात्रक समय क्या है, सेकेंड होता है। ठीक, और चौथा जो है पदार्थ की मात्रा है, पदार्थ की मात्रा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको किस में मापेंगे, मोल में मापेंगे। ठीक है, इसका मात्रक मोल हो गया। पांचवा जो आपका मूल मात्रक है, मूल राशि जो है आपका तापमान है। तो तापमान है तो इसको किस में मापेंगे, केल्विन में या डिग्री सेल्सियस में, केल्विन या डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और छठवां जो आपका राशि है, छठवां राशि है, तो छठवां जो मूल राशि है उसी का ये मूल मात्रक है। ये मूल राशियाँ हैं, ये मूल मात्रक है। तो क्या है, विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट है। तो इलेक्ट्रिक करंट को किस में मापते हैं, मात्रक क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट का, एम्पियर होता है। और सातवां जो है ज्योति तीव्रता होती है, लुमिनस इंटेंसिटी।
तो लुमिनस इंटेंसिटी को की मात्रा क्या होता है, कैंडेला होता है, ठीक है। लुमिनस इंटेंसिटी की मात्रा क्या होता है, कैंडेला। अब यहाँ देखिए इसकी जो बीमा होगी, मीटर की बीमा एल से प्रदर्शित करते हैं, किलोग्राम की बीमा क्या होगी, कैपिटल एम से, सेकंड की बीमा कैपिटल टी से, मोल की एन से, और क्या है केल्विन को थीटा से, ठीक है, केल्विन यानी डिग्री से थीटा को, और एम्पियर को आई से, और यहाँ की लुमिनस इंटेंसिटी को क्या है यानी कि जो तीव्रता को बीमा क्या है, आई भी है, यहाँ पर भी है, ठीक है। यहाँ विद्युत धारा को स्मॉल आई और इससे कैपिटल आई, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ। अब जान लेते हैं कितने सिस्टम हैं। अब यहाँ देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। मात्रक, जो मात्रक होते हैं वो की मात्रकों की पद्धति कौन सी थी, आप लोग सुने होंगे MKS पद्धति, ये सब सुने हैं ना। एक MKS होता है, MKS, एक CGS होता है, CGS, ये सभी पद्धतियाँ होती क्या है, MKS मतलब क्या होता है, CGS मतलब क्या होता है, ये सब इसको समझेंगे, ठीक है। तो पहला जो आपका सिस्टम है, प्रणाली है, वो कौन सा सिस्टम है, वो आपका क्या है, FPS सिस्टम बोलते हैं। तो FPS मतलब फुट पाउंड सेकेंड। इस प्रणाली में जो लंबाई का मात्रा क्या होता है, फुट होता है, द्रव्यमान का मात्रक होता है, पाउंड होता है, ठीक है। द्रव्यमान का मात्रक पाउंड, और टाइम का जो मात्रक होता है सेकेंड होता है, तो ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, फुट पाउंड सेकंड में। तो इस प्रणाली में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय की मात्रा को फुट पाउंड और सेकंड में लिखते हैं, ठीक है। तो ये होता है फुट पाउंड सेकंड, ठीक है। ये तो हो गया FPS पद्धति। और क्या है CGS पद्धति, क्या होता है, तो ग्राम, तो CGS को क्या लिखते हैं, तो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, यानी कि जो C से क्या है सेंटीमीटर, G से होता है ग्राम, C से सेंटीमीटर, G से ग्राम, और S से सेकंड। इसके अंतर्गत लंबाई को हम क्या किस में मापते हैं, लंबाई को हम मापते हैं किस में, सेंटीमीटर में। लंबाई को किस में, द्रव्यमान को किस में मापेंगे, ग्राम में मापेंगे, और समय की मात्रा को सेकंड में लिखते हैं, ठीक है। क्लियर है। अब इसको फिर समझिएगा, ये जो MKS पद्धति क्या होता है, तो ये MKS पद्धति में क्या होता है, मीटर किलोग्राम सेकेंड, यानी इस प्रणाली में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय की मात्रा को 1 मीटर यानी 1 किग्रा तथा 1 सेकंड में लिखते हैं। यानी लंबाई के जो मात्रक हो, लंबाई को हम किस में मापते हैं, मीटर में नापेंगे, द्रव्यमान को किस में नापेंगे, केजी में, किलोग्राम में, और समय को किस में नापेंगे, सेकेंड में नापते हैं, ठीक है। और SI एक यूनिट होता है, अंतर्राष्ट्रीय यूनिट होता है। तो ये क्या है, ये क्या है, मीटर पद्धति का एक आधुनिक है, ठीक है, आधुनिक है। इसमें किसमें SI यूनिट जो होता है आपका क्या है, मीटर में मापा जाता है, मीटरी पद्धति होता है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम होता है, ठीक है, एक अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम होता है। इतना क्लियर है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आपका है, ये तो आपको बता दिए। अब आपका जो है नेक्स्ट टॉपिक आपका कौन सा है, नेक्स्ट टॉपिक आपका है न्यूटन के नियम का, ठीक है। न्यूटन के नियम क्या होते हैं, नेक्स्ट टॉपिक अगला। तो न्यूटन का क्या है, फोर्स ऑफ लॉ जो है, न्यूटन के नियम कौन कौन से, इसको जान लेते हैं, ठीक। तो न्यूटन के नियम, न्यूटन के गति का नियम, यानी न्यूटन ने क्या किया था, गति के कितने नियम दिए थे, 3 नियम दिए थे। तो गति के कितने नियम थे, 3 नियम थे। न्यूटन के गति नियम क्या है उसको जानेंगे, ठीक है। तो क्या है न्यूटन का प्रथम नियम बोलते हैं। तो प्रथम नियम क्या है, यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वह गति अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो फर्स्ट लॉ बोल रहा है न्यूटन का, न्यूटन फर्स्ट लॉ है। तो फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है, यदि कोई भी वस्तु है, मान लीजिए गेंद है, अगर क्या है न्यूटन बोल रहा है कि अगर एक गति की अवस्था में है, गति कर रहा है, तो ये गति की अवस्था में ही रहेगी, ये गति की अवस्था में ही रहेगी जब तक इस पर कोई बाह्य बल न लगाए। जब तक कोई बल नहीं लगाएंगे तो ये रुकेगा नहीं, ठीक है। तो यही न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, ठीक है। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ। अब जो बल जो लगा रहे हैं उसके लक्षण क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जो है फोर्सेस। तो कैरेक्टरिस्टिक या फोर्सेस क्या हैं उसको जानते हैं, इसको भी जान लीजिए, इंपॉर्टेंट है, बस थोड़ा सा जानिए इसको, उसके बाद आप लोगों का ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो बल के लक्षण क्या है, तो बल को पूर्ण रूप से जानने के लिए निम्नलिखित बातों का जानना आवश्यक है। तो बल का परिमाण, यानी कितना बल उस पर लग रहा है, ठीक है। यानी जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है कि कोई वस्तु अगर गतिमान में है तो गति की अवस्था में रहेगी, विराम में है तो विराम ही अवस्था में रहेगी, ठीक है। तो जब तक कोई उस पर फोर्स ना लगाया जाए, ठीक है। तो जो फोर्स लगा रहे हैं तो उसमें किस पे ध्यान देंगे, हम बल के परिमाण पर ध्यान देंगे।
उसके बाद किस बल की दिशा पर, किस दिशा में बल लगा रहे हैं, उसके बल की क्रिया बिंदु पर यानी बल कहाँ कार्य कर रहा है, ठीक है, और बल की है क्रिया रेखा पर, ठीक है। तो इन 4 चीज़ों पे हम आपको ध्यान देना है, ठीक। बल की क्रिया प्रतिक्रिया बल है, ठीक है, ये दूसरा तीसरा नियम है, ठीक, क्रिया प्रतिक्रिया बल। यानी बल को क्या लिखते हैं, बल को डाइन, न्यूटन, किलोग्राम, बल को क्या है, डाइन में हो सकता है, बल की मात्रा क्या है, डाइन है, न्यूटन है, किलोग्राम है, और क्या है, किग्रा बल आदि के रूप में व्यक्त किया जाता है। यह संख्या ही बल का परिमाण कहलाता है। तो बल का परिमाण क्या है, जैसे कहते हैं बल कितना, 10 न्यूटन का बल लग रहा है, तो 10 क्या है, इसका परिमाण है, मैग्नीट्यूड है। तो यही बोल रहा है बल के जो लक्षण है, तो कितना हम बल लगा रहे हैं, 10 न्यूटन का लग रहा है या 15 न्यूटन का रहा है, तो ये जितना ही हम परिमाण इसका बढ़ाएंगे तो वो क्या होगा, फोर्स उतना ही ज़्यादा लगेगा, ठीक है। अब बल की दिशा, तो जिस दिशा में बल गति करता है वह बल की दिशा कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल ये पिंड है, ये आपका कोई पिंड है, तो आप इधर से बल लगा रहे हैं तो ये बल की दिशा हुई। तो इस पर भी निर्भर करता है कि हमको किस दिशा में बल लगाना है, ठीक है। और अगला क्या है, कह रहा है कि बल की क्रिया बिंदु क्या, किसी वस्तु के जिस स्थान पर बल कार्य करता है उसका क्या है, क्रिया बिंदु कहलाता है। यानी कोई फोर्स है, जैसे आपका बल लगा, तो बल आपका क्या है, बल यहाँ से ये सेंटर है, तो अब सेंटर में तो क्या है, आप फोर्स लगाएंगे, तो इसी सेंटर पे काम कराना किया ना, तो यहाँ यही आपका क्या है, बल की क्रिया बिंदु है, ठीक है। बल की क्रिया रेखा, यानी बल की क्रिया रेखा क्या होती है इसको जानते हैं। तो बल की क्रिया बिंदु से गुजरती हुई बल की दिशा में खींची गई सरल रेखा को हम बल की क्रिया रेखा कहते हैं। अब समझिए, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है और ये इसका क्या है, क्रिया बिंदु है, यानी कि क्या है, क्रिया बिंदु है, यानी यहाँ पर आपको बल लग रहा है, तो इसके क्रिया रेखा से सरल रेखा में जो इसका विस्थापन होगा, तो बल लगाएंगे तो इसमें क्या है, वस्तु के यहाँ क्या है, इसकी स्थिति में परिवर्तन होगा, तो एक जो सरल रेखा होगा वही क्रिया रेखा होगी, ठीक है, ठीक है, समझ में आया। अब आपका जो है क्रिया प्रतिक्रिया बल क्या होता है, ये न्यूटन का थर्ड लॉ है। क्रिया प्रतिक्रिया क्या होता है, न्यूटन का ये थर्ड लॉ है, क्रिया प्रतिक्रिया बल न्यूटन का थर्ड लॉ, ठीक। इस बल के अनुसार किसी वस्तु पर हम जितना बल लगाते हैं वह वस्तु की उतना ही बल हमारे ओर लगाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखिए क्रिया प्रतिक्रिया, अगर कोई वस्तु है, आपको जितना बल उस वस्तु पर लगा रहे हैं तो वह वस्तु भी आपकी तरफ उतना बल लगाएगी। जैसे कोई मान लीजिए दीवार है, तो कोई दीवार है, आप उस पर हाथ से मारिए, अगर दीवार पर हाथ से मारिए तो आपको भी उतना ही चोट लगा जितना दीवार पर चोट लगा था। तो आपको चोट कैसे लगता है, तो वह दीवार भी आपके ऊपर उतना ही बल लगाती है, इसलिए आपको चोट लग जाता है, ठीक है। तो जितना, और जैसे देखिए कोई, आप मान लीजिए बाइक चलाते हुए जा रहे हैं, ठीक है, आप बाइक चलाते हुए जा रहे हैं, 2 लोग बाइक चलाते हुए जा रहे हैं, तो इस पर अगर आप पैर से, अगर इसके बाइक पे पैर से मार रहे हैं तो आप भी इस साइड में ढकेलाएंगे, क्यों, आपकी तरफ भी एक ढकेलाव यानी खिंचाव काम करेगा। अगर आप मान लीजिए इस साइड से इधर से फोर्स पैर मार रहे हैं तो आपको इधर जाना, इधर आप गिरेंगे, ठीक है, दोनों लोग गिरेंगे, ये इधर गिरेगा और आप इधर गिरेंगे, तो क्या है, जितना फोर्स इस पे अप्लाई किया वही फोर्स ये भी आप पे अप्लाई किया, तो यही आपका क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया बल है, ठीक। अब टेंसाइल फोर्स क्या होता है इसको जान लेते हैं, टेंसाइल फोर्स। उसके बाद यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा और है, 2 सिद्धांत हैं, उसको भी चलिए क्लियर कर लेते हैं जल्दी जल्दी, थोड़ा सा टाइम लगेगा। टेंसाइल फोर्स क्या है, तनाव बल क्या है, वस्तु पर लगने वाले ऐसे बल जो उसके कड़ों को परस्पर दूर हटाने का प्रयत्न करता है, तनन या खिंचाव बल कहलाता है। अब टेंसाइल फोर्स क्या होता है, जैसे अब आपका क्या है, कोई वस्तु है, तो इस पे क्या है, इसको क्या है, बाहर की तरफ बल लग रहा है, यानी खिंचाव बल लग रहा है, या कौन सा खिंचाव बल लग रहा है, तो ये क्या है, आपस से दूर जाने का प्रयत्न करते हैं, तो इसी को बोलते हैं हम टेंसाइल फोर्स बोलते हैं, क्लियर। अब आते हैं, देखिए पीडीएफ लेना है तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, टेलीग्राम, ठीक है, पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम, और वहाँ देखिए आपको, आप सोच रहे होंगे कि जो क्लास नहीं ज्वाइन करेंगे उनको भी तो पीडीएफ, उनको भी पीडीएफ मिल जाएगा, हमको क्लास ज्वाइन करने से क्या फ़ायदा। तो ये जो समझा रहे हैं उनको तो समझ में आएगा नहीं, खाली नोट्स भर बनाएंगे, ठीक। और क्या है दूसरे, और ये पीडीएफ है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहेगा, पासवर्ड जो है प्रोटेक्टेड रहेगा, तो वो पासवर्ड आप ही लोगों को सिर्फ पता चलेगा, ठीक है, जो क्योंकि वो पासवर्ड का जो पासवर्ड है, क्योंकि जो पासवर्ड है वो हमें है इंस्टाग्राम पर आपको बता दूंगा, ठीक है।
लिंक मैं इंस्टाग्राम का टेलीग्राम में दे दूंगा, वहाँ से ज्वाइन होकर आप इंस्टाग्राम पे पासवर्ड देख लीजिएगा, ठीक है। और अब इसका जो अगला देखती है उसको देखिए, तो इस तरह से आपको पीडीएफ का पासवर्ड मिल जाएगा और आप नोट्स बना लीजिएगा। अब संपीड़न बल क्या होता है? कंप्रेसिव फोर्स जिसको बोलते हैं, संपीड़न बल को कंप्रेसिव फोर्स कहते हैं। यदि बलों द्वारा किसी पिंड को दबाया जाए तो दबाने वाले बल को हम क्या बोलते हैं? संपीड़न बल कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कोई बल है, कोई वस्तु है और इस पे क्या है, हम दबा रहे हैं इसको क्या है, दबा रहे हैं, यानी जो बल लगा रहे हैं, यानी इस तरह से आपको हाथ से दोनों तरफ से किसी वस्तु को दबाइए, तो जब दबाएंगे तो क्या है, इसकी स्थिति में परिवर्तन होगा, तो वही जो परिवर्तन हो रहा है जिसके कारण, तो वही जो बल होगा वही उसी को बोलते हैं संपीड़न बल या कंप्रेसिव फोर्स। ठीक ठीक है, समझ में आया। अब देखिए इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों क्या है, इम्पॉर्टेंट है, एक सिद्धांत है ये सिद्धांत है आपका 2 नंबर में या तो 5 नंबर में पूछ सकता है, ठीक है। 5 नंबर में चांसेस है, अगर नहीं है तो 2 से 3 नंबर में पूछ लेगा, 2 नंबर में, ठीक है। तो ये कौन कौन सा सिद्धांत है इसको समझ लेते हैं। तो बलों का भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत, बलों का भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत क्या होता है इसको जानिए। तो इस सिद्धांत के अनुसार इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी पिंड पर एक साथ अनेक बल कार्य कर रहे हों, ठीक है, यानी ये बलों का जो भौतिक स्वतंत्रता का अधिकार है, सिद्धांत है, उसके अनुसार क्या कह रहा है, जब किसी पिंड पर एक साथ क्या है, अनेक बल कार्य कर रहे हों, अनेक बल कार्य कर रहे हैं, तो इसमें से प्रत्येक बल अपना प्रभाव स्वतंत्र रूप से इस प्रकार डालता है, यानी कि जब देखिए समझिएगा, एक एक स्टेप एक एक लाइन को समझिएगा। यानी जब कोई पिंड हो और क्या है, एक साथ अनेक बल, किसी पिंड पर एक साथ अनेक बल कार्य कर रहे हो, तो जो उस पर क्या है, इस प्रकार कार्य करेगा, जो बल होगा इस प्रकार कार्य करेगा स्वतंत्र रूप से कि अन्य बल पिंड पर न लगे, ठीक है। इस प्रकार वो कार्य करेगा कि अन्य बल पिंड पर ना लगे, अर्थात प्रत्येक बल पर पिंड का प्रभाव अन्य बलों का पर आश्रित नहीं होता, यानी जो प्रत्येक पिंड है, कोई वस्तु है, उस पर जो बल का प्रभाव होगा और दूसरा बल का प्रभाव पर आश्रित नहीं होगी, ठीक है। और जो जो आप पिंड पर बल लगाएंगे उसी पर क्या होगा, स्वतंत्र होगा, उसी पर आश्रित रहेगा और किसी दूसरे बल पर आश्रित नहीं रहेगा, ठीक है। चाहे बल किसी भी माध्यम में द्वारा लगाया जो है, बल क्या है, किसी भी माध्यम द्वारा अगर लगाया गया है, ठीक है। तो ये हो गया है बलों की स्वतंत्रता का सिद्धांत। अब फिर से एक बार समझिएगा बलों की स्वतंत्रता का सिद्धांत क्या होता है। यानी कि इस सिद्धांत के अनुसार किसी पिंड के कोई भी पिंड हो उस पर क्या है, एक साथ अनेक बल लगाया जा रहा है, एक साथ क्या है, अनेक बल लगा रहे हैं, चारों दिशा से बल लग रहे हैं एक साथ अनेक। तो क्या कह रहा है, अनेक बल अगर कार्य करें तो इनमें से प्रत्येक बल अपना प्रभाव स्वतंत्र रूप से इस प्रकार, यानी जो इनमें से क्या है, प्रत्येक बल अपना प्रभाव इस पिंड पर डालेगा, ठीक है, स्वतंत्र रूप से डालेगा, ठीक। यह क्या है, यह दूसरे बलों पर क्या है, आश्रित नहीं होगा, यही बोला है बलों की स्वतंत्रता का सिद्धांत है, ठीक, क्लियर है। अब तीसरा देखिए क्या है, बलों का स्थानांतरणशीलता सिद्धांत। बलों के स्थानांतरणशीलता सिद्धांत क्या है, इस चैप्टर का लास्ट क्या है, इस चैप्टर का क्या है, लास्ट टॉपिक है, और आज चैप्टर ये इसके बाद फिनिश। तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या बोल रहा है, किसी वस्तु के किसी बिंदु पर, यानी कोई वस्तु है, मान लीजिए कोई वस्तु है, इसके क्या है, किसी बिंदु पर यदि कोई बल क्रिया करता है, यानी यदि कोई बल क्या है, कोई किसी बिंदु पर कोई बल कार्य करता है, तो उस बल को उसकी क्रिया रेखा के बताए हैं, जैसे क्रिया बिंदु है, तो यहाँ पर बल क्या है, जहाँ बल लगता है वो क्रिया बिंदु हुआ, सेंटर पर बल है, क्रिया बिंदु हुआ। तो क्रिया रेखा का इसी के समांतर एक रेखा होगी, सीधी रेखा होगी, वही क्रिया रेखा, उसी को क्रिया रेखा बोलते हैं, कि किसी अन्य बिंदु पर भी कार्य करता हुआ माना जा सकता है, ठीक है। तो यानी कह रहा है कि जो कोई क्रिया बिंदु पर कोई बल जो लग रहा है उसको क्रिया रेखा किसी अन्य बिंदु पर भी कार्यकर्ता माना जा सकता है, जबकि वह बिंदु पिंड के साथ दृढ़तापूर्वक जुड़ा हो, ठीक है। अब इसको समझिएगा अपने लैंग्वेज में। जैसे कोई वस्तु है, तो यह बोल रहा है कि किसी बिंदु पर कोई बल कार्य करता है, तो एक बिंदु है, यानी क्या है, क्रिया बिंदु है, और ये क्या है, ये जो रेखा है, इसका सीधी रेखा है इस बिंदु से होते हुए उस क्रिया रेखा है। तो यह बोल रहा है, ये जो सिद्धांत कह रहा है स्थानांतरणशीलता का, अगर आप इस बिंदु पर बल लगा रहे हैं तो यानी ये क्या है,
किसी भी क्रिया रेखा पर कार्य कर सकता है, माना जा सकता है कि हम मान सकते हैं कि यहाँ पर भी एक कार्य, यही बल कार्य कर रहा है, यहाँ पर भी यही कार्य कर रहा है, ठीक है। तो जो बल आप फोर्स लगा रहे हैं कि जो क्रिया रेखा पर कहीं भी माना जा सकता है, जबकि पिंड क्या हो, जो ये पिंड है एक क्रिया रेखा से दृढ़तापूर्वक जुड़ा हो। जब तक ये क्रिया रेखा यानी कि क्रिया रेखा जो है ये पिंड इससे दृढ़तापूर्वक जुड़ा रहेगा, तो हम कहीं भी इस क्रिया रेखा पर हम क्या है, इसको मान सकते हैं कि यहाँ पर कार्य कर रहा है, ठीक है। तो ये उसका हो गया स्थानांतरणशीलता। क्लियर हुआ, इतना हुआ, ठीक है। अब आपको बताते हैं इतना हो गया आपका स्थानांतरणशीलता, ठीक है। तो अब आपको पीडीएफ कैसे मिलेगा इसको भी जान लीजिए। तो पीडीएफ कैसे मिलेगा आपको, आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पर हम पीडीएफ अपलोड कर देंगे, वहाँ पर अपलोड कर देंगे। और ये सभी बातें टेलीग्राम वालों को तो पता नहीं होगा, तो आप लोगों को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। जो क्लास में आए हैं यहाँ देख रहे हो उनके लिए है, तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करिए। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, नहीं तो आप सर्च कर लीजिएगा डिप्लोमा स्पेस दीजिएगा मैथ और फिर स्पेस दीजिएगा MASTI, ठीक है। तो इस तरह का लोगो दिख जाएगा, उस पर क्लिक होकर ज्वाइन, नीचे ज्वाइन का लिखा होगा, ज्वाइन पर क्लिक होंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। आप स्क्रॉल करके ऊपर नीचे देख लीजिएगा कि जो आपको लिखा रहेगा अप्लाइड मैकेनिक्स नोट्स लिखा होगा तो उस पर क्लिक करके आप पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। और पासवर्ड क्या है, पासवर्ड इंस्टा पर दे देंगे, वहाँ से आप जाकर इंस्टा पर फॉलो करिए, इंस्टा पर जाकर फॉलो करिए। उसका भी लिंक मैं दे दूंगा, ठीक है, उसका भी लिंक मैं दे दूंगा इसी पीडीएफ के जस्ट नीचे। तो पीडीएफ के जस्ट नीचे इंस्टा का लिंक हो, वहाँ पासवर्ड आपको मिलेगा, इंस्टा पर पासवर्ड मिलेगा। तो पासवर्ड तभी ओपन होगा जब आप इंस्टा से पासवर्ड लेंगे, ठीक है। और इंस्टा से पासवर्ड लेने के लिए जाकर आप इंस्टा को फॉलो करिए इंस्टा पेज को मेरे, ठीक। चलिए, तो मिलते हैं अपनी इसके कल की वीडियो में अगर चैप्टर नंबर 2 के साथ। तो चैप्टर नंबर 2 के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अब आता है आपका चैप्टर नंबर 2, इस वजह से कल मिलेंगे, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।